गुड इवनिंग टू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। आईबीएस के रिगार्डिंग हम कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है आपके साथ साझा करेंगे। इरिटेबल वॉवल सिंड्रोम, चलिए इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम? इनमें से कौन सा चीज है जो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का फीचर नहीं है? ये आपको आंसर चूज करना है। आंसर, करेक्ट आंसर को आप आइडेंटिफाई करिए कि इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है। और जल्दी आंसर करिए, सब लोग आंसर करने की उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब लोग अच्छा आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में क्या क्या फीचर होते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, चलेगा। बेटे, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कब कहते हैं, क्या है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इसे समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो क्या होता है कि अगर आपको लगभग पर मंथ 3 का रूल इसमें अप्लाई होता है। रूल ऑफ 3 अप्लाई होता है, मतलब क्या होता है सर, कि कम से कम 3 महीने से, लास्ट 3 महीने से कम से कम 3 दिन, समझ में आ रहा है? कम से कम 3 महीने से कम से कम आपको 3 महीने से पिछले लास्ट 3 महीने में कम से कम 3 दिन, एटलीस्ट 3 डे, अगर आपको अब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट रहता है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है किसका, आपका इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का। पहले समझने का प्रयास करिएगा जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो। लास्ट 3 महीने में कम से कम आपको हर महीने कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 डे आपको अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अब्डोमिनल पेन रहता है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इस कंडीशन के साथ पहला करेक्ट, देखिए मैं कह रहा हूं कि डायग्नोसिस बनाना है आपको कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है या कुछ और प्रॉब्लम है। कैसे पता लगे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है या कुछ और प्रॉब्लम है? तो पहला क्राइटेरिया तो आपका फुलफिल होना चाहिए कि 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में हर महीने आपको कम से कम 3 डे आपको अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अब्डोमिनल पेन रहता है, पहला क्राइटेरिया। उसके साथ में कम से कम जो साइन सिम्टम बता रहा हूं उनमें से कम दो होने चाहिए। तो दो चीजें होनी चाहिए, तीन तीन सिम्टम बताऊंगा, उनमें से कम दो कोई से भी होंगे, तब जाके इरिटेबल जो है बॉवल सिंड्रोम कहलाएगा। पहली चीज है कि अगर आपको आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है विथ डिफिकेशन, कि आपको जैसे कि पेन हो रहा था और जैसे ही उस व्यक्ति ने विथ डेफिकेशन, वैसे जैसे ही उसने स्टूल पास आउट किया और स्टूल पास आउट करने के बाद में उसकी कंडीशन ठीक हो गई है, उसका पेन या डिस्कम्फर्ट ठीक हो गया है, इसका मतलब ये इंडिकेशन है किसकी तरफ, ये इंडिकेशन हो सकता है आपका इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की तरफ, आईबीएस की तरफ जा सकता है। अगली कंडीशन है कि अगर मैं कहूं इसका ऑनसेट जो है, आपका जो पेन हो रहा है वो या तो आपका चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब है बच्चा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इसमें क्या होता है। तो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम में दोनों ही चीजें हो सकती हैं, या तो उसके अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है या उसमें डायरिया देखने को मिल सकता है, दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में से ज्यादा क्या देखने को मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्या सर डायरिया नहीं देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है, ये आपके अल्टरनेट देखने को मिलते हैं। तो आपका चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल आल्सो प्रेजेंट हेयर। और लास्ट एंड फाइनली यहाँ पर चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्टूल का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म स्टूल, मतलब कि जो सॉलिड आ रहा था वो लिक्विड में, कभी लिक्विड जो है सॉलिड में, मतलब कि इसके अंदर फॉर्म ऑफ स्टूल है वो भी आपको चेंज देखने को मिलेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या आता है, म्यूकस आने लगता है। मैंने क्या कहा बच्चा, इसमें से आपको कैसे पता लगे कि आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हुआ है? तो किसी भी पर्सन का इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए मैंने क्या बोला आपको, क्या होना चाहिए? तो पहली चीज तो 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। उसके बाद में 3 सिम्टम है, उनमें से 2 सिम्टम कम से कम इसके साथ में होने चाहिए। 3 का रूल क्या है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर
कि लास्ट के 3 महीने के अंदर आपको हर महीने क्या होना चाहिए, कम से कम 3 दिन अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके बाद इन 3 में से कम से कम 2 सिम्पटम होने चाहिए। या तो पहला तो आपका ये है कि आपको जो है आपको डेफिकेशन के साथ में आपकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए। दूसरी चीज़ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब कि कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इस तरीके से अल्टरनेट जो कंडीशन है वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल है वो चेंज हो रहा है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसका जो आपका कंटेंट है, मीन्स इसकी जो बात कर सकते हैं कि इसकी जो फॉर्म है वो अपीयरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, कि मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, कभी सेमी सॉलिड आ रहा है, कभी सॉलिड आ रहा है। इनमें से अगर आपको 2 फीचर आपके साथ में पहले वाली चीज़ के साथ में देखने को मिल जाए तो ये आपका इंडिकेट करता है कि ये कंडीशन आपकी जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अगली कहानी जो इसके अंदर चलती है वो सुनिएगा कि इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं रेड फ्लैग कंडीशन। हालांकि मैंने आपको रेड फ्लैग कंडीशन जो है जब हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ते हैं बच्चे के अंदर तब भी पढ़ते हैं बच्चा। रेड फ्लैग साइन का मतलब है अगर ये फीचर इसमें प्रेजेंट हैं, यहाँ पर रेड फ्लैग कंडीशन जो बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, वो क्या है सुनिएगा। रेड फ्लैग फीचर का मतलब ये है कि अगर ये मिले तो इसका मतलब है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है, यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम होगी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है, यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम होगी, उस चीज के लिए इंडिकेट करता है। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा बच्चा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं बच्चा। तो यहाँ पर आपका पहली चीज है कि अगर इसके साथ में अगर आपको एनीमिया हो रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम चल रही थी, एनीमिया चल रहा है, एनीमिया अगर है तो इसका मतलब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। इसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको एनीमिक कंडीशन साथ नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? एनीमिया है या एनोरेक्सिया है, मतलब एनोरेक्सिया का मतलब है वो भूख नहीं लग रही है, उसे भूख नहीं लग रही है, मतलब उसका वेट लॉस। मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपका आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर आपको बच्चा जो है वेट लॉस नहीं देखने को मिलेगा इस पेशेंट का, क्योंकि आपको लगेगा कि सर वेट लॉस होता होगा, बट इसमें वेट लॉस नहीं होता है। रेड फ्लैग साइन में आता है वेट लॉस। मतलब अगर ये वेट लॉस देखने को मिल रहा है इसका मतलब इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है बच्चा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और क्या हो सकता है सर? ब्लड, अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो कंफर्म है कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, तो ब्लड नहीं आना चाहिए, ब्लड इन स्टूल नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और क्या नहीं आना चाहिए? और सर इसको अगर बात करें तो इसको जो है आपका एक इसकी ऑनसेट जो है, इसकी ऑनसेट अगर 50 साल के बाद में हो रही है तो मतलब इसका मतलब है कि ये 50 साल से पहले पहले हो जाता है, बाद में नहीं होता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर 50 साल के बाद में हो रहा है तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। दूसरी बात जो आपको समझनी है, यहाँ पर रात में पेन नहीं होता है, तो नॉक्चुरनल पेन नहीं देखने को मिलता, और फीवर, नॉक्चुरनल पेन एंड फीवर, नॉक्चुरनल पेन एंड फीवर। देखिए बहुत सारे साइन सिम्टम बता दिए हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर क्या क्या पढ़ा दिया है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? अब एफओएन पढ़ेंगे, कैसे याद रखोगे? अब एफओएन की बातें करेंगे। अब एफओएन अगर बच्चा ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। मतलब इसका ये है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अब एफओएन नहीं देखने को मिलेगा। ए का मतलब दो है, एक तो भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि वेट लॉस होगा। ए का मतलब एनीमिया, तो इसमें ना तो एनीमिया देखने को मिलता है ना इसमें एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। अगर ये चीजें देखने को मिल रही हैं इसका मतलब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, ये दूसरी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। बी का मतलब है ब्लड, आपके स्टूल में ब्लड नहीं आना चाहिए। एफ का मतलब क्या है बच्चा यहाँ पर? तो एफ का मतलब है फीवर। अगर आपको ऐसी कंडीशन मतलब कि आपको जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके साथ में फीवर आ रहा है, इसका मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फीवर नहीं आता है। ओ का मतलब क्या है बच्चा? तो ओ का मतलब है कि इसकी ऑनसेट जो है अगर 50 साल के बाद में हो रही है तो आप समझिएगा कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। अगर आपको 50 साल के बाद में अगर आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है कि आपको देखने को मिल रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो समझिए कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, ये कुछ दूसरी कंडीशन की वजह से हो रहा होगा। और दूसरी है नॉक्चुरनल जो है पेन। नॉक्चुरनल पेन का मतलब है नाइट के समय पेन होना, तो इसमें इस डिजीज में नाइट के समय पेन नहीं होता। अगर आपको नाइट के समय पेन हो रहा है तो दिस इज अ कंडीशन अदर देन द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलावा कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है।
बाकी आपको देखिए नौजिया जैसा होना, वॉमिटिंग जैसा होना, ब्लॉटिंग मतलब कि बाहरीपन फील होना, ये सब देखने को मिल सकता है, बट ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, कौन सा फीचर नहीं है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का? अब्डोमिनल पेन तो होगा बच्चा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में से कुछ भी हो सकता है। रेक्टल ब्लीडिंग, यस, ब्लीडिंग तो नहीं होना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ब्लड अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम नहीं है। मैंने कहा नॉट ए फीचर ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, कि कौन सा इरिटेबल जो है बॉवल सिंड्रोम का फीचर नहीं है, तो बच्चा रेक्टल ब्लीडिंग इज नॉट ए फीचर ऑफ योर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ब्लॉटिंग मीन्स है कि उसे भारीपन लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसका जो है फुलनेस वाली फीलिंग आ रही है, उसे इंडाइजेस्ट वाली फीलिंग आ रही है, वो ब्लॉटिंग कंडीशन कहलाती है। तो राइट आंसर इज रेक्टल ब्लीडिंग। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझेंगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन क्लियर रहेगा बच्चा, और नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होना ही है। तो मैंने क्या क्या कहा आपके दिमाग में आया होगा बच्चा, और मैंने क्या क्या कहा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे, एफओएन पढ़ेंगे। ऐसे करके हमें याद रखना था। नॉक्चुरनल पेन, ऑनसेट 50 साल के बाद में, और एप का मतलब मैंने आपको बताया कि फीवर, ब्लड, एनोरेक्सिया और आपका जो है एनीमिया, ये कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलती हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के साथ में। अगर ये देखने को मिल रही हैं इसका मतलब वो इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम नहीं है। उसके बाद में इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे बताया था कि लास्ट 3 मंथ में अगर हर महीने आपको 3 दिन से ज़्यादा अब्डोमिनल पेन या अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, विथ किसके साथ में अगर आपको देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो है डेफिकेशन के साथ इंप्रूवमेंट आ जाता है, मतलब 2 कंडीशन कम से कम होनी चाहिए, या फिर अब्डोमिनल जो आपका स्टूल फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई चेंजेज है, या स्टूल की जो फॉर्म है उसमें कोई चेंजेज है, तो इसका मतलब है ये इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है। और इसके साथ में ये रेड फ्लैग सिचुएशन है, मतलब अगर ये चीज़ प्रेजेंट रहेंगी तो उसके अंदर ये कंडीशन रहेगी कि उसके अंदर, मतलब समझिए कि उसके अंदर ये तो नहीं है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम तो नहीं है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बच्चा बात कर रहा हूँ कि इसमें डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। मोस्ट कॉमन अगर पूछे, अगर इसका मोस्ट कॉमन पूछेगा तो आप आंसर करेंगे कॉन्स्टिपेशन। बट इसमें क्या डायरिया नहीं होता सर? इसमें डायरिया खूब होता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि एंजाइटी स्ट्रेस से भी इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल। मैं कहूँ कि एंजाइटी और स्ट्रेस भी इस कंडीशन को लीड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी एंजाइटी है, आपका जो है स्ट्रेस है, एंजाइटी और स्ट्रेस कंडीशन की वजह से भी ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो लास्ट एंड फाइनल जो बात है वो समझिएगा। अगर कोई ये कहता है कि सर क्या किसी को लगातार लंबे समय तक अगर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम रहता है तो क्या ये मैलिग्नेंसी को लीड कर सकता है क्या? नहीं, ये कभी भी मैलिग्नेंसी को लीड नहीं करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझ में आना चाहिए। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कितना भी लंबा रहे बट ये हमेशा बेनाइन रहता है, ये कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होता। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मैलिग्नेंट नहीं होता है बच्चा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये आपका क्वेश्चन आंसर सही आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर एसोसिएट विद द इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इनमें से कौन सा फीचर है जो आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के साथ में देखने को मिलेगा? मैंने अभी बताया था बच्चा कि वेट लॉस और एनोरेक्सिया नहीं देखने को मिलेगा, तो वेट लॉस नहीं होता, एनोरेक्सिया नहीं होता। अब्डोमिनल डिस्टेंशन तो हमारा पहला ही फीचर था कि अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अब्डोमिनल जो पेन है वो 3 दिन रहना चाहिए हर महीने में, लगभग लास्ट 3 महीने से था, तभी से कहेंगे तो पहला ही करेक्टरिस्टिक था। और ब्लड इन स्टूल तो नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हियर इज, राइट आंसर इज अब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। अब एफओएन अगर याद रहेगा तो आपका बहुत इजी से ये आपका इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जो है आपका याद रह जाएगा आपको बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि यंग गर्ल प्रेजेंट विद द अब्डोमिनल पेन, कि एक यंग गर्ल है जिसको दिक्कत क्या है बच्चा, अब्डोमिनल पेन की है, एंड रीसेंट चेंज इन द बॉवल हैबिट्स, उसके अंदर रिसेंटली चेंज आने लगे, बॉवल हैबिट्स में चेंज आ गए, विद पासेज ऑफ द म्यूकस इन द स्टूल, उसके स्टूल में क्या आ रहा है बच्चा, म्यूकस आने लगा है, स्टूल के साथ में म्यूकस आने वाला है। देयर इज नो एसोसिएटेड ब्लड, ब्लड नहीं आ रहा है बट, एंड सिम्टम आर इंक्रीज विद द स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ में सिम्टम बढ़ जाते हैं। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अब तुम समझ गए होंगे बच्चा, अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर होता तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में याद रहना चाहिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपका ब्लड था आना था।
क्रॉन्स डिजीज और ये जो है क्रॉन्स डिजीज आपकी एंजाइटी से रिलेटेड नहीं है। अमीबियासिस में एंजाइटी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक अमीबा की वजह से हो रही है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो रही है, तो वहां पर स्ट्रेस के साथ में साइन सिम्टम नहीं बढ़ेंगे। बच्चा याद रखिएगा, स्ट्रेस के साथ में साइन सिम्टम बढ़ते थे, आपका जो है ये बेनाइन कंडीशन होती थी, और टोटली जो ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है वो इरिटेबल बबल सिंड्रोम है। क्योंकि मैंने बताया था कि उसकी बबल की फ्रिक्वेंसी या बबल का जो स्टूल जो आ रहा है उसके अंदर फॉर्म के अंदर जो है चेंजेस आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें देखने को इसमें मिलेगी। तो मैं उम्मीद करूं बच्चा ये आपको समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द इरिटेबल बबल सिंड्रोम आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब इनमें से हमें वो वाला छांटना है जो गलत है। एसोसिएटेड विद एंजाइटी, यस होता है सर, ये एसोसिएटेड विद एंजाइटी तो होता है, ये तो बात सही कह रहे हैं। स्ट्रेस प्रीडिस्पोज होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्स्टिपेशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। प्रीडिस्पोज टू द मैलिग्नेंसी इन द लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में ये प्रीडिस्पोज कर देता है मैलिग्नेंसी के लिए, बिल्कुल भी ये मैलिग्नेंसी के लिए प्रीडिस्पोज। देखो बच्चा ये मैंने पढ़ा दिए इसलिए आप इजीली कर पा रहे हो, बट यही क्वेश्चन अगर आपको मिलता है मेन पेपर में तो आपको लगेगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरिटेबल बबल सिंड्रोम, लगेगा इरिटेबल बबल सिंड्रोम पढ़ा है, पर इसके क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, फिर होएगा ही नहीं आपसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो बारीकी है उसको समझना है। अगर आप बारीकी को समझते हैं तो आप बेहतरीन कर सकते हैं बच्चा, ठीक है ना। जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। यस, चलिए बच्चा, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इरिटेबल बबल सिंड्रोम का, वो सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर इरिटेबल बबल सिंड्रोम ऑफ कॉन्स्टिपेशन टाइम, मतलब कि देखिए मैंने क्या बोला था बच्चा, मैंने बोला था कि बेटा जो आपका इरिटेबल बबल सिंड्रोम होता है वो इरिटेबल बबल सिंड्रोम में आपकी कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वहाँ पर आपका डायरिया भी हो सकता है, वहाँ पर आपका याद रखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में आपको समझना पड़ेगा बेटा कि कॉन्स्टिपेशन में हम क्या यूज करते हैं और डायरिया में क्या यूज करते हैं। तो देखिए डायरिया को देखिए, डायरिया अगर किसी को होता है तो डायरिया में वैसे भी नॉर्मली हम लोपेरामाइड यूज कर सकते हैं। तो बेटा एक तो लोपेरामाइड मेडिसिन यूज की जाती है डायरिया को ट्रीट करने के लिए, थोड़ा सा है इसको याद कर लीजिए जिससे आप इजीली आंसर कर पाए। लोपेरामाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोलेसिस्ट्रामाइन रेजिन आती है वो भी यूज कर सकते हैं। कोलेसिस्ट्रामाइन क्या यूज कर सकते हैं, कोलेसिस्ट्रामाइन यूज कर सकते हैं, या एलोसेट्रोन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बच्चा, एलोसेट्रोन करके एक दवाई आती है वो यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप ये तो याद रखिएगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी दवाई हैं जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आपका काम बहुत अच्छे से इजीली वे में आप कर पाएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो डायरियल कंडीशन में दी जाती हैं। तो बच्चा डायरियल कंडीशन में हम याद रखिएगा कि अब कल डायरिया ना हो इसके लिए क्या करें, तो CAL याद करेंगे, कोलिसिस्ट्रामाइन। ए का मतलब है एलोस्ट्रॉन, एलोस्ट्रॉन, एलोसेट्रॉन बोल सकते हैं, एलोसेट्रॉन, ALOSETRON, एलोसेट्रॉन। तो कल को कैसे याद रखेंगे, कोलिसिस्ट्रामाइन, एलोसेट्रॉन और लोपेरामाइड, ये हम डायरिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब है बच्चा कि कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारा मूवमेंट बढ़ा देगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देगी, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाएगी वो कॉन्स्टिपेशन में देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हर चीज रटनी है, कुछ चीजों को आपको याद रखना, बाकी सब चीज ठीक है। कैसे, साइलियम या हस्क जो बोलते हैं हम, जिसे हम इसबगोल भी बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। सेल्यूलोज यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज यूज़ कर सकते हैं। लैक्टुलोज सिरप आती है वो यूज़ कर सकते हैं। सॉर्बिटॉल यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेशल है वो सुनिए, कैल्शियम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और मैग्नीशियम वाले कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेशल है वो याद रखिएगा, और लूबी प्रोस्टोन भी यूज़ कर सकते हैं। लूबी प्रोस्टोन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लुबिप्रोस्टोन मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन समझ में आना चाहिए, डायरिया समझ में आना चाहिए, सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं बच्चा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द इरिटेबल बबल सिंड्रोम ऑफ द कॉन्स्टिपेशन टाइप। अब कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो देखिए अभी तो हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिपेशन में हम लूबिप्रोस्टोन यूज करते हैं, तो ये तो याद होना चाहिए। अगर लैक्टुलोज आ जाता है या सॉर्बिटॉल आ जाता है, सेल्यूलोज आ जाता है, हस्क आ जाता है, वो सारे भी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, बट वो इजी हैं उनको याद। मैं तो कहूँगा बच्चा इनको थोड़ा सा याद रखिए।
अगर इनको याद रख लेते हैं डायरिया वालों को, तो ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन वाले याद करना बहुत ईजी हो जाता है, तो बहुत ईजिली आप इनका आंसर कर पाएंगे। तो डायरिया में हम कल करके यूज़ करना है, कोलेसिस्ट्रामाइन यूज़ करते हैं, एलोसाइट्रोन यूज़ करते हैं और लोपेरामाइड यूज़ करते हैं। तो ये आपकी मेडिसिन जो है वो डायरियल कंडीशन में यूज़ की जाती है, जबकि कॉन्स्टिपेशन में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके विपरीत यूज़ करने वाले हैं। उनमें एक मेडिसिन आती है लुबिप्रोस्टॉन, वो भी हम यूज़ करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम ऑफ द कॉन्स्टिपेशन टाइम? तो आपका आंसर आ गया लुबिप्रोस्टॉन। अदर ऑप्शन थे वो थे एलोसाइट्रोन था और रिफाक्सिम था। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो ये थी हमारी कहानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम की, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।